कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर आई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट को भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट को स्पुतनिक के लिए परीक्षण करने की भी इजाजत दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ने इसकी मंजूरी के लिए आवेदन दिया था। इस समय डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज भारत में रूस के स्पुतनिक वी टीके का उत्पादन कर रही है। में बिजली के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है। बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए जहाज में तेल भरा था। हेलीकॉप्टर लगातार उस शिप के ऊपर मंडरा रहा है, यानी पूरी तरह से जो निगाह है वो पैनी निगाह रखी जा रही है ताकि कोई भी नुकसान ना हो। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और इसके आसपास के तटों पर 31 मई तक मछली पकड़ने पर बैन लगाया था। इस वजह से मछुआरे अलीबाग और वाड्राई बीच के आसपास मछली पकड़ने जा रहे थे, लेकिन यहाँ तेल रिसाव की वजह से सैकड़ों मछुआरों का कारोबार ठप पड़ने की कगार पर है। फिलहाल महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड और शिपिंग के डायरेक्टर जनरल ने जहाज की कंपनी को नोटिस भी जारी किया है। जहाज में तेल रिसाव की वजह से समुद्र में प्रदूषण बढ़ने के खतरे को लेकर चिंता जताई गई है। फिलहाल टाउटे की वजह से गेल कंस्ट्रक्टर से हो रहे तेल रिसाव ने कई खतरे पैदा कर दिए हैं। सबसे पहला संकट तो ये है कि हजारों मछुआरों की रोजी रोटी संकट में पड़ गई है। दूसरा खतरा ये कि समुद्र में हजारों लीटर तेल घुल गया तो जल प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे समुद्री जीवों को काफी खतरा होगा। फिलहाल टाउटे से आई तबाही के बाद 2 हफ्ते से संघर्ष जारी है। यह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्राचीन शिव मंदिर। जूना अखाड़े से जुड़े 1 लाख से ज्यादा मंदिरों में से एक। वैक्सीन के ऊंचे दाम पर निजी अस्पतालों को बेचने के मामले में पंजाब सरकार का यू टर्न। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के आरोपों के बाद पंजाब सरकार का निजी अस्पतालों को वैक्सीन न देने का फैसला। बेची गई वैक्सीन भी वापस होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। इस साल के कार्यक्रम का विषय बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन का बढ़ावा देना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के महासचिवों के साथ करेंगे बैठक। 2 दिन चलने वाली इस बैठक में राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और कोरोना से जंग में पार्टी की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रमों की होगी समीक्षा। सीरम इंस्टीट्यूट को भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने की मंजूरी मिली। डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट को स्पुतनिक के लिए परीक्षण करने की भी इजाजत दी। बंगाल सरकार ने वैक्सीन प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी की जगह लगाई सीएम ममता बनर्जी की तस्वीर। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सीएम ममता बनर्जी की तस्वीर वाला टीकाकरण प्रमाण पत्र किया जारी। फेसबुक ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया झटका। 2 साल के लिए अकाउंट को किया सस्पेंड। हिंसा में शामिल लोगों की तारीफ करने पर हुई कार्रवाई। कार्य होगा, टीके की रिपोर्ट, वैक्सीनेशन रिपोर्ट आपको देनी होगी, नहीं तो विशिष्ट परिस्थितियों में 2 दिन पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। अब उत्तर प्रदेश सहित गाजियाबाद में कोरोना का कहर कम होना शुरू हुआ है तो प्रशासन ने लॉकडाउन में ढील के संकेत दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से कम हो रही है। रिकवरी रेट 95% के करीब पहुंच गया है, लेकिन नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना के मामले धीरे धीरे घटना शुरू हुए हैं, लेकिन इस महामारी से हमारा देश आजाद हो उसके लिए आपका मास्क पहनना बेहद जरूरी है ताकि कोरोना के खतरे से आप, आपका परिवार और ये देश महफूज रहे। लोग मास्क पहनने को लेकर जागरूक हुए, इसके लिए न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है।
जिसका नाम है #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि हर भारतवासी का आज एक ही संकल्प है, कोरोना को हराना है और देश को बचाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से। भारी फजीहत और किरकिरी के बाद पंजाब सरकार ने निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचने का फैसला वापस ले लिया है। और आपको बता दें, इसके साथ ही पंजाब सरकार ने निजी अस्पतालों से वैक्सीन वापस करने को कहा है। इसके बदले में राज्य सरकार निजी अस्पतालों का पैसा वापस करेगी। इससे पहले बीजेपी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार पर वैक्सीन की कालाबाजारी का आरोप लगाया था। बीजेपी का आरोप है कि पंजाब सरकार ने केंद्र से 400 रुपए में मिलने वाली वैक्सीन को वहां के प्राइवेट अस्पतालों में 1060 रुपए में बेचा और अस्पतालों ने वही टीका लोगों को 1560 रुपए में लगाया। बीजेपी ने इसे पंजाब सरकार की 1-2 का 4 पॉलिसी बताते हुए उसे निशाने पर लिया। आरोप है कि पंजाब में निजी अस्पतालों को 42,000 वैक्सीन दी गई थी, जिनमें 41,400 वैक्सीन तुरंत वापस ली जाएगी, जबकि 600 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने ये फैसला विवाद के बाद पलटा। प्राइवेट हॉस्पिटल को फैसला किया अपन डोजी देने का, वैक्सीन देने का, वो हमारे सीएम साहब के सामने मैंने रखा कि ऐसे ऐसे करके जो बात हो रही है, तो उन्होंने इमीडिएटली इसके ऊपर इसका संज्ञान लेते हुए बोला कि इस चीज़ को करो और जो फैसला आपने लिया है उसको वापस लो। बाकायदा जो डोज उनको सप्लाई की यदि वैक्सीन दी गई है वो सारी उसे वापस लेकर अपने स्टोर में लाओ। और जो हमारा बजट सेशन था उसमें सबसे पहले उन्होंने बोला सबको ये वैक्सीन फ्री लगाई जाएगी, तो फ्री लगाने का हमारा जो फैसला वो अटल है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि आपदा में भी कांग्रेस अफसर खोना नहीं चाहती। उन्होंने वैक्सीन की कालाबाजारी को शर्मनाक बताते हुए इस मामले पर सोनिया और राहुल गांधी से जवाब मांगा। पंजाब सरकार ने सोच समझकर ये पहला 80,000 पीस का जो ऑर्डर निकाला तो उसमें कम से कम 2 करोड़ 64 लाख रुपया कमाया, मुनाफा कमाया। और समझिए अगर ये 8 करोड़ वैक्सीन ले जाते तो कितने करोड़ का घोटाला होता। यानी कि 1000 गुना ज्यादा अगर आप यहां पर गिन लें तो आप कल्पना कर सकते हैं घोटाला कितना बड़ा होना था। कि आखिरकार आज वो राहुल गांधी कहां चुप है पिछले 2 दिन से, जब मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं कि आखिरकार ये मुनाफा केवल क्या पंजाब के मुख्यमंत्री मुख्य सचिव तक जाता था कि कांग्रेस के आला नेताओं के ऊपर दिल्ली तक भी आता था। वैक्सीन की कालाबाजारी के आरोपों में घिरी कांग्रेस पर बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी सवाल खड़े किए। प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार की ओर से वैक्सीन निजी अस्पतालों को बेचे जाने के आरोपों की जांच की मांग की। उन्होंने सरकार को नसीहत भी दी कि इस महामारी में राज्य सरकार का फोकस ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने पर हो। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने वैक्सीन के मुद्दे पर पंजाब सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचकर गरीबों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। जैसे पंजाब सरकार डेथ रेट फेटलिटीज को नंबर घटा रही है, वही केंद्र में भी किया गया और पूरी दुनिया में थू हुई है कि हिंदुस्तान में कैसे महामारी फैली और कितने लोगों की जानें गई है। लेकिन वैक्सीन बेच के दुकानदारी करना, वो तो पहली बार हमारे राज्य में देखा जा रहा है कि दुकान बनाई गई है लोगों के जीवन के साथ, गरीब के जान के साथ खिलवाड़ करके कि वैक्सीन सिर्फ अमीर के लिए है। आपको वैक्सीन करा के बिजनेस को चलाना चाहिए, स्टेट को लाइन पे लाना चाहिए कि वैक्सीन ही बेच के पैसे खा जाने चाहिए। पंजाब कांग्रेस की कलह खत्म करने की कोशिशों में जुटी केंद्रीय कमेटी के सामने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी बात रखी। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि कैप्टन ने पंजाब कांग्रेस के नाराज नेताओं की शिकायतों के बाद अपना पक्ष रखा। खबर है कि उन्होंने कांग्रेस वॉर रूम में 3 घंटे तक सफाई दी। पता चला है कि सिद्धू और बाजवा के आरोपों का जवाब देने के लिए वो पूरी तैयारी के साथ आए और बैठक में अपने विरोधियों का कच्चा चिट्ठा लेकर पहुंचे। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब बेअदबी मामले में उनके ऊपर लग रहे आरोपों को गलत बताते हुए ये साफ कर दिया कि इस मामले में तेज कार्रवाई हो रही है। खबर तो ये भी है कि फिलहाल अमरिंदर सिंह की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है और वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। यही नहीं, चर्चा है कि कैप्टन ने कमेटी के सामने 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने का रोड मैप भी रख दिया। यानी कि चुनाव में चेहरा बदलने की मांग का जवाब उन्होंने 2022 की तैयारी का प्लान बताकर दे दिया। साथ ही उन्होंने राज्य में किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल होने की बात कही और नसीहत दी कि पार्टी नेता आपस में झगड़ा करके इस माहौल को खत्म न करें। कमेटी ने उनसे तमाम मुद्दों पर सफाई मांगी है, जिस पर उन्होंने अपना रुख रखा है। अब
कमेटी ये रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपेगी और उसके बाद सोनिया गांधी तय करेंगी कि किसका रोल क्या होगा। पंजाब ही नहीं, राजस्थान में भी वैक्सीन पर सियासी जंग जारी है। राजस्थान सरकार ने केंद्र से 18 से 44 साल के लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन देने की मांग की है। इसके लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस विधायकों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, लेकिन बीजेपी ने इसे नौटंकी करार दिया और गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपनी नाकामियां छिपाने के लिए ही ज्ञापन देने का नाटक कर रही है। तो वहीं बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने कहा कि एक तरफ राजस्थान सरकार वैक्सीन के लिए फंड नहीं होने का रोना रो रही है, तो वहीं विधायकों के लिए बनाए जा रहे आवास पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। राजस्थान में जिस तरीके से कल जेडीए ने शिलान्यास किया आवासों का, और उसको यदि वैक्सीन के खरीदने में लगाते तो ये कोई भी कह सकता है कि उनको उस पैसे को उसमें लगाना चाहिए, लेकिन वैक्सीन के मामले में भी जो 600 करोड़ रुपए विधायकों के लिए, उसका तो जवाब दें, कम से कम उनके क्षेत्रों में तो वैक्सीनेशन कराएं खरीद के। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी सफाई दी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि विधायकों के लिए बनाए जा रहे आवास से वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चालू किया हुआ है वसुंधरा जी का प्लान है। कांग्रेस इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। पहले ये प्लान बीजेपी के शासन में ही बना था, आपकी जानकारी नहीं होता आप पता लगा लेना। एमएलए को जब जीर्ण शीर्ण आवास हो गए तो क्या राज्य सरकार की ड्यूटी नहीं है कि विधायक को रहने के लिए जगह दी जाए? फिर भी हम पैसे या बजट के आधार के ऊपर किसी को भी वैक्सीनेशन नहीं लगे, ऐसा नहीं होने देंगे। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी कोरोना वैक्सीन बर्बादी के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरा। उन्होंने वैक्सीन की बर्बादी की संयुक्त जांच कराने और राज्य सरकार से इस मामले पर श्वेत पेपर जारी करने की मांग की। एक ऐसी कांग्रेस की सरकार है जिसने राजस्थान की मर्यादा आलाकमान के चौखट पर टेक दी। राजस्थान की कैबिनेट में ना सांसों का प्रमाण है, ना वैक्सीनेशन का इंतजाम, सिर्फ आलाकमान। मेरा आग्रह है गहलोत साहब से, इस बार जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है, राहुल जी को नहीं। राहुल जी की नीतियों पर चलकर मोदी जी का विरोध करते करते आज आप राजस्थान का विरोध करने लग गए हैं। रेमडेसिविर के इंजेक्शन नहर किनारे मिलते हैं, वैक्सीनेशन के वायल्स खड्डे में, कचरे के पेटी में मिल रहे हैं। आयुष्मान भारत, भामाशाह कार्ड को सब स्वीकारते थे। आप चिरंजीवी योजना लेकर आ गए जिसको एक भी अस्पताल स्वीकार नहीं करता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस शासित राज्यों में कोरोना वैक्सीन की कालाबाजारी और बर्बादी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में काफी मात्रा में वैक्सीन कूड़े में फेंक दी गई है। ये जनता के साथ विश्वासघात है और जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। जब देश के लोग जान बचाने के लिए सोच रहे हैं, कांग्रेस की सरकारें पैसा बनाने के लिए सोच रही। पीएम केयर्स के माध्यम से जो वेंटिलेटर पहले दिए गए, पंजाब में मिट्टी खाते रहे, इस्तेमाल नहीं किए। राजस्थान के भरतपुर में देखा गया कि किस तरह से किस तरह से प्राइवेट अस्पतालों को दे दिया। और अब नहीं, जो राहुल गांधी जी कहते थे वैक्सीनेशन कहाँ गई, राहुल गांधी जी राजस्थान में कचरे के ढेर में कांग्रेस की सरकार ने फेंक दी, गड्ढों में गाड़ दी गई, लेकिन गरीब जनता को आपकी सरकार ने नहीं। उत्तर प्रदेश के रामपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने थाने में जमकर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां मौजूद पुलिस वालों ने एक आदमी से मारपीट की, जो कि उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और इसी बात पर वो अपने कुछ समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए और उस पुलिस स्टेशन के एसएचओ को धमकी देने लगे। वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने एसएचओ को बोलने का मौका तक नहीं दिया। एसएचओ ने अपनी बात रखनी भी चाहिए, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता कुछ सुनने को तैयार ही नहीं दिखे। तुमने 4 थप्पड़ मारे, उसे कदम खाओ अपने बच्चों के। कुछ ही देर में थाने के अंदर गाली गलौज भी शुरू हो गई। डॉक्टर साहब, तुमने सरकार की। काफी देर के हंगामे के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां से चले गए। यूपी के बिजनौर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक घर में बज रहे गाने की आवाज कम करने पर 2 परिवार आपस में भिड़ गए। बताया गया कि वहां पड़ोस के घर में एक बुजुर्ग मरीज रह रहे थे, जो शिकायत लेकर बगल वाले घर में पहुंचे थे।
लेकिन थोड़ी देर की बहस के बाद वहां मारपीट शुरू हो गई। मारपीट भी ऐसी कि जिसके हत्थे जो चढ़ा उसने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। दोनों परिवारों के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी इस जंग में उतर आईं। किसी ने एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए तो किसी ने डंडे से हमला किया। बहुत देर तक चले हंगामे के बाद कुछ लोगों ने बीच बचाव कर दोनों परिवारों को शांत करवाया। बताया गया कि इस हंगामे में एक बुजुर्ग को काफी चोट आई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। गाजा शहर से अनोखी तस्वीरें सामने आईं। वैसे तो गाजा इजरायल और चरमपंथी संगठन हमास की 11 दिन की जंग में लगभग खंडहर बन चुका है, लेकिन वह फिलिस्तीन के कुछ युवाओं ने इमारतों के मलबे में भी अपने हुनर को चमकाने का मौका ढूंढ लिया। जिसकी सामने आई तस्वीरों में कुछ लड़के अपनी जान जोखिम में डालकर एक इमारत के मलबे के ऊपर अजीबोगरीब करतब करते दिखे। वो कभी बिल्डिंग की एक जर्जर दीवार से दूसरी दीवार पर लंबी लंबी छलांगे लगाते तो कभी ऊंचाई से नीचे कूदते। असल में मलबे के बीच फिलिस्तीन के लड़के जो कर रहे थे उसे पार्कोर कहते हैं। इस खेल में लोग तेजी से बाधाओं को पार करते हुए अपना रास्ता तय करते हैं। इसके लिए कभी दीवारों को फांदा जाता है तो कभी तेजी से भागकर चीजों को लांघकर रुकावटों को पार किया जाता है। जिस इमारत के मलबे पर लड़के प्रैक्टिस कर रहे थे वो 13 मंजिला टावर कभी कुछ न्यूज एजेंसियों का दफ्तर हुआ करती थी, लेकिन इजरायल की एयर स्ट्राइक में वो मिट्टी में मिल गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला की 5G मामले की याचिका खारिज कर दी, लेकिन इस याचिका को दायर करने पर कोर्ट ने जूही चावला पर बड़ा जुर्माना लगाया। बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला पर 20 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 5G रेडिएशन पर दायर याचिका को खारिज किया और साथ ही जूही चावला की जो दायर याचिका थी उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया कि जो भी उसमें आशंकाएं जताई गई हैं उसमें किसी भी तरह का आधार साबित नहीं होता है। और साथ ही साथ पिछली सुनवाई में गाना गाने वाले शख्स के खिलाफ भी सख्त आदेश दिया गया। पर्यावरण और इंसानों पर 5G रेडिएशन के बुरे असर को आधार बनाकर जूही चावला ने जो याचिका दायर की थी वो उन्हें बहुत महंगी पड़ी। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आपने अदालत का कीमती वक्त बर्बाद किया। ये इसी बात से जाहिर होता है कि अदालत की सुनवाई का वीडियो लिंक अपने फैंस के साथ शेयर कर दिया। पब्लिसिटी के लिए आपने कोर्ट का वक्त बर्बाद किया। याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है। इसी वजह से जूही चावला पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जूही चावला के वकील से कहा कि ऐसा लगता है कि इस मुकदमे को पब्लिसिटी के लिए दायर किया गया था, इसीलिए तो सोशल मीडिया पर इसकी सुनवाई का लिंक शेयर किया गया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से यह भी कहा कि उस शख्स के खिलाफ भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए जिसने पिछली सुनवाई में गाना गाया था। अभिनेत्री जूही चावला ने देश में 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ 1 जून को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने नागरिकों, जानवरों, वनस्पतियों और जीवों पर 5G रेडिएशन के खतरों को लेकर आशंका जताई थी। जूही ने अपनी याचिका में लिखा था कि देश में 5G टेस्टिंग और उसे स्थापित करने की प्रक्रिया रोकी जाए, लेकिन पिछली सुनवाई में जूही ने हाई कोर्ट का वीडियो लिंक इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया था, जिसकी वजह से अदालत ने याचिका को लेकर उनकी गंभीरता पर सवाल उठाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने जूही चावला के वकील से कहा कि नियमों के तहत उन्होंने 1.5 लाख से ज्यादा की फीस भी जमा नहीं करवाई है। 1 हफ्ते के भीतर उन्हें ये फीस जमा करानी होगी और साथ ही 20 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। दरअसल कोर्ट का ये कहना है कि याचिका से लेकर सुनवाई तक जूही पक्ष की तरफ से तथ्यों में किसी भी तरह की गंभीरता नजर नहीं आई और साथ ही साथ ये भी कहा कि जब सुनवाई चल रही थी तब तो बिल्कुल भी गंभीरता नहीं दिखी क्योंकि वो गाने वाला प्रकरण हो गया। इस मामले में कोर्ट ने यह भी कहा कि जूही पक्ष की तरफ से दायर की गई ये याचिका कानूनी सलाह पर दायर की गई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर होने का अनुमान है। रिजर्व बैंक ने मौजूदा कारोबारी साल की पहली 2 तिमाही में जीडीपी विकास दर का अनुमान घटा दिया। moneycontrol.com की खबर है कि चालू कारोबारी साल में देश की जीडीपी बढ़ने की दर 9.5% रह सकती है, जबकि पहले आरबीआई ने इसके 10.5% रहने का अनुमान जताया था। रिजर्व बैंक ने पहले कहा था कि अप्रैल से जून तक की तिमाही में जीडीपी बढ़ने की दर 26.2% रह सकती है, लेकिन अब इस अनुमान को घटाकर 18.5% कर दिया गया। इसी तरह जुलाई से सितंबर की तिमाही में जीडीपी विकास दर 8.3% रहने का अनुमान था, जो अब घटाकर 7.9% कर दिया गया। अक्टूबर से दिसंबर के 3 महीनों के लिए आरबीआई का अनुमान है कि जीडीपी विकास दर 7.2% रहेगी, जबकि पहले ये अनुमान 5.4% रखा गया और 2022 में जनवरी से मार्च के महीनों में जीडीपी बढ़ने की रफ्तार 6.6% रह सकती, जबकि पहले यह आंकड़ा 6.2% रखा गया था।
मौद्रिक नीति का ऐलान करते हुए रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में खेतों में जाकर किसानों को कोरोना का टीका लगाया गया। प्रशासन की ओर से यह कदम वहां के लोगों को जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन की डोज लगाने के लिए उठाया गया ताकि उन्हें महामारी के खतरे से बचाया जा सके। और इस अभियान के तहत कुछ स्वास्थ्यकर्मी इलाके के खेतों में पहुंच गए और वहां काम करने वाले किसानों को एक एक कर कोरोना का टीका लगाया गया। इस दौरान वहां काम कर रहे लोगों ने बिना आनाकानी किए बड़े आराम से उन स्वास्थ्य कर्मियों से कोरोना वैक्सीन की डोज लगवाई। इजरायल की राजधानी यरूशलेम में हजारों समलैंगिक लोगों ने कड़ी सुरक्षा के बीच प्राइड परेड में हिस्सा लिया, जिसमें 2015 की प्राइड परेड में मारी गई 16 साल की एक लड़की को भी याद किया गया। ये परेड वहां हर साल होती, जिसमें इस साल भी समलैंगिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने दोस्तों और साथियों के साथ नाचते गाते इन लोगों ने अपने अधिकारों का जश्न मनाया। भारी तादाद में इकट्ठा हुए ये लोग सतरंगी झंडे, गुब्बारे और बैनर पकड़े नजर आए। इनमें कई लोग इजरायल का झंडा भी थामे दिखे। इस दौरान कई लोगों ने ड्रम बजाते हुए मार्च किया। तरह तरह के रंग बिरंगे लिबास में पहुंचे लोगों ने कड़ी सुरक्षा के बीच जोर शोर से नारेबाजी करते हुए प्राइड परेड में शिरकत की। गुजरात के वडोदरा से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक खुदाई करने वाली मशीन की मदद से एक मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। ये मगरमच्छ वहां एक बड़े से गड्ढे में फंस गया था, जिसकी खबर मिलने पर प्रशासन की टीम वहां पहुंची और मगरमच्छ को निकालने का काम शुरू किया गया। किसी तरह मगरमच्छ को एक रस्सी से बांधा गया और फिर उस रस्सी को खुदाई करने वाली मशीन से बांधा गया। इसके बाद खुदाई करने वाली मशीन को ऑपरेटर ने धीरे धीरे उसे गड्ढे के ऊपर खींचना शुरू किया। इस दौरान मगरमच्छ ने कई बार चंगुल से छूटने की कोशिश की, लेकिन रस्सी की पकड़ मजबूत होने की वजह से वो निकल नहीं पाया। आखिर कुछ देर बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद उस मगरमच्छ को पास के एक बड़े नाले में छोड़ दिया गया। छोड़ते वक्त भी लोगों ने पूरी एहतियात बरती और उसके शरीर पर बंधी रस्सी को काटकर उसे आजाद कर दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कचरे से प्लास्टिक के धागे बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, वो भी इतनी भीषण कि फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे 60 मजदूरों के पास दीवार फांदकर वहां से भागने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं बचा। और इस तरह उन्होंने अपनी जान बचाई, क्योंकि चंद मिनटों में पूरी फैक्ट्री आग की लपटों से घिर गई। वहां से उठते धुएं को देखकर ऐसा लगा मानो वो आसमान पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा हो। आग का रूप भयानक था, जिसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को मिली तो दमकल कर्मियों ने भी वहां पहुंचने में देर नहीं लगाई। आग बुझाने की कोशिश चल ही रही थी कि अचानक लपटें फैक्ट्री की एक दीवार को गिराते हुए बाहर निकलने लगी, जिस पर फायर ब्रिगेड की टीम ने फुर्ती दिखाते हुए काबू पाया। बताया गया कि इस आग को बुझाने के लिए वहां दमकल की 10 गाड़ियों को बुलाना पड़ा, लेकिन जब तक आग पूरी तरह नहीं बुझी वहां जुटे लोगों की सांसें अटकी रहीं। मुंबई पुलिस ने आयुर्वेदिक दवाओं के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसके तार देश के कई राज्यों में फैले हुए थे। कोरोना के नाम पे ठगी का ऐसा मामला सामने आया है जिसने मुंबई पुलिस के होश उड़ा कर रख दिए हैं। किराए पर लिए गए बैंक खातों को इंटरनेट के जरिए जोड़कर ये पूरी ठगी की वारदात अंजाम तक पहुंचाई जाती थी। दिल्ली, मुंबई, कर्नाटका, साथ ही साथ गुजरात तक ये पूरा नेक्सस फैला हुआ था। दवाओं और आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स के नाम पर ये पूरी ठगी की वारदात को अंजाम दिया जाता था। इससे जरूरी है कि जब भी आप इंटरनेट पर किसी भी तरह के हर्बल प्रोडक्ट या दवाओं का ऑर्डर कर रहे हैं तो सचेत हो जाएं। देश में लाखों लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। कोरोना के दौरान बाजार बंद होने से ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसी का फायदा उठाते हुए ठगों के एक ऑनलाइन गिरोह ने धोखाधड़ी का ऐसा रैकेट बनाया जो बेहद हैरान करने वाला है। कोरोना में आयुर्वेदिक दवाएं और हर्बल चीजों की बिक्री के लिए ई-कॉमर्स समेत कई नाम से वेबसाइट्स बनाई। इसमें तरह तरह के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाएं बेची जाती थी। जैसे ही कोई आदमी इन दवाओं के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करता और दिए हुए बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करता, उसके कुछ देर बाद खाता बंद हो जाता था। मुंबई पुलिस इस बात से हैरान है कि दवाइयों और हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए ऑनलाइन ठगी के इस रैकेट में किराए पर लिए गए बैंक खातों का इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि पहले बेरोजगारों को ढूंढा जाता था, उनके बैंक खाते खुलवाए जाते थे और फिर ऑनलाइन ठगी के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता था। मुंबई पुलिस के मुताबिक आयुर्वेद और हर्बल प्रोडक्ट के नाम पर ऑनलाइन ठगी का ये पूरा रैकेट
कुछ नाइजीरियन लोग अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर चला रहे थे। पुलिस ने 16 बैंक खाते सीज किए हैं। 64 लोगों से ऑनलाइन ठगी की गई है। मुंबई, हरियाणा, गुजरात और कर्नाटक के लोगों से धोखाधड़ी हुई। ठगी करने वालों के बैंक खातों में करीब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा हैं। बैंक खातों को किराए पर लेने के लिए 2 से 3% कमीशन दिया जाता था। इसमें क्या करते हैं कि नए क्लाइंट्स को, नए नागरिकों को बुलाया जाता है कि भाई तुम अकाउंट खोल के दे दो, आपके अकाउंट में पैसा आएगा, उसके बाद आपको कमीशन दिया जाएगा और उसके बाद फिर वो पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि विड्रॉ एक ही ज़्यादा अमाउंट है तो एक ही बैंक में से एटीएम से विड्रॉ नहीं होते, मोस्टली वो एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। यह अपने आप में बेहद हैरान करने वाला मामला है कि ठगी करने के लिए किसी और का बैंक खाता किराए पर लिया जाए। मुंबई पुलिस नाइजीरिया के इस गिरोह की तलाश में कई और साइबर सबूत तलाश रही है। कोरोना काल में आयुर्वेदिक दवाओं की मांग तेजी से बढ़ी है। जब ऑनलाइन ठगी करने वाले इन लोगों ने ये देखा कि लगातार सुबह से शाम तक टीवी पर आयुर्वेदिक दवाओं के विज्ञापन चल रहे हैं, तो ऐसे में इन्होंने किराए पर बैंक खातों को लेकर अपने कारोबार को शुरू किया। हर्बल प्रोडक्ट्स और दवाओं के नाम पर ठगी का यह पूरा कारोबार तेजी से चलता रहा। जब कुछ लोग इसमें फंस गए तो ऐसे में इन लोगों ने नाइजीरियन सिंडिकेट का इस्तेमाल कर अलग अलग राज्यों में इसे ऑपरेट करना शुरू किया। इसलिए आप सचेत हो जाएं, जब कभी ऑनलाइन प्रोडक्ट या हर्बल चीजों का ऑर्डर करें तो ऐसे में सबसे पहले कंपनी की जांच जरूर कर ले, क्योंकि एक बार पैसे जाने के बाद ये खाते बंद हो जाएंगे और सिवाय पछताने के आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। भारतीय वायुसेना की बढ़ती ताकत से घबराए चीन ने अपनी वायुसेना को मजबूत करने का नया प्लान बनाया है। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि चीन भारतीय सीमा के बेहद करीब 3 एयरपोर्ट बनाने में जुटा है। खबर है कि ये तीनों एयरपोर्ट अरुणाचल, सिक्किम और उत्तराखंड की सीमा के पास तेजी से तैयार किए जा रहे हैं। मगर चीन दुनिया की आंखों में धूल झोंककर इन एयरपोर्ट का इस्तेमाल हवाई यातायात के बजाय अपने लड़ाकू विमानों के ऑपरेशन के लिए करने वाला है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना में रफाल विमानों के शामिल होने से घबराया चीन अपने पुराने लड़ाकू विमानों को आधुनिक बनाने में जुटा है, जिसके तहत 300 से 350 पुराने पड़ चुके विमानों को चौथी और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से बदलने का काम भी जोरों पर है। ये सभी लड़ाकू विमान चीन सेना की वेस्टर्न थिएटर कमांड की एयर ब्रिगेड का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11 बजे विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। इस साल के कार्यक्रम का विषय बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना है। पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक और इसको सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। आपको बता दें, कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भारत में 2020 से 2025 के दौरान इथेनॉल सम्मिश्रण से संबंधित रोड मैप के बारे में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट भी जारी करेंगे। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जांच के लिए सरकार ने कमेटी बनाई। दिल्ली सरकार ने एक मेडिकल कमेटी बनाई जो ये देखेगी कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में मौत हुई या नहीं। इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 5 लाख रुपए के परिवार को, पीड़ित परिवार को सहायता राशि का ऐलान मुख्यमंत्री जी ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व एथलीट मिल्खा सिंह से बात की और उनका हाल जाना। एक दिन पहले फिर तबीयत बिगड़ने पर मिल्खा सिंह को चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उन्हें कोरोना से ठीक होने के बाद कुछ दिन पहले ही अस्पताल से छुट्टी मिली थी। ओडिशा सरकार ने भी राज्य के बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी। राज्य के सीएम नवीन पटनायक ने साफ किया कि कोरोना संकट में छात्रों की जिंदगी खतरे में नहीं डाली जा सकती। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की एक खेप इंदौर एयरपोर्ट पहुंची, जिसे वहां से सुरक्षित जगह ले जाया गया। रेलवे अपने 15 स्टेडियमों को कमर्शियल हब में बदलने की तैयारी में है। रेलवे के इन स्टेडियमों में निजी कंपनियों की मदद से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल और रेस्टोरेंट बनाए जाने का प्लान है। बिजनेस की जो चीजें होती है, प्लान को आगे बढ़ाकर 15 और स्टेडियम्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ओर ले जाने का इरादा भारतीय रेल का है। लेकिन इस फैसले का रेलवे के अंदर ही विरोध शुरू हो गया। रेलवे यूनियन ने दावा किया कि इन स्टेडियमों में खेलकर ही कई खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में भारत का नाम किया है। ऐसे में वो इन स्टेडियमों को निजी हाथों में नहीं जाने देगी। हमारे पास में इंडियन फेडरेशन के पास लड़ने के अलावा तो कोई और विकल्प है नहीं, लेकिन इनको स्टेडियम बेचने नहीं देंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के महासचिवों के साथ एक बैठक करेंगे। ये बैठक 2 दिनों तक चलेगी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही बैठक में चुनावी राज्यों की रणनीति के अलावा
कोरोना से बने हालात और इसके मद्देनजर पार्टी की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में सभी राज्यों के प्रभारियों से संगठन को लेकर भी बातचीत होगी। जानकारी के मुताबिक इस बैठक का फोकस 2022 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर भी होगा। मध्य प्रदेश के शहडोल से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ड्यूटी के दौरान 2 डॉक्टरों के बीच मारपीट हो गई। बताया गया कि डॉक्टरों के एक संगठन में अपना दबदबा जमाने के मुद्दे पर दोनों में पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था, लेकिन अचानक ये विवाद मारपीट में बदल गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में हरी शर्ट पहने डॉक्टर पवन वानखेड़े एक कुर्सी पर बैठे दिखे। तभी सफेद शर्ट पहने डॉक्टर राम पनिका अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां आ धमके और डॉक्टर पवन पर टूट पड़े। इस बवाल के बाद का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया जिसमें डॉक्टर पवन खुद इस घटना के बारे में जानकारी देते नजर आए। डॉक्टर राम पनिका का मैं अभी पुलिस स्टेशन में जाके मैं ये देने वाला हूँ। इस मामले की जानकारी मिलते ही कुछ पुलिस वाले भी अस्पताल पहुंच गए और घटना की जांच में जुट गए। केरल के कोट्टयम में एक महावत की मौत के बाद उसके पाले गए हाथी ने उन्हें भावुक विदाई दी। महावत की अंतिम विदाई के लिए हाथी को कई किलोमीटर दूर से लाया गया। हाथी इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। हाथी ऐसा जानवर है जो इंसान की भावनाओं को भी समझता है। केरल से इंसान और हाथी की दोस्ती की ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर लोगों की आंखें भी नम हो गई। हाथी किस तरह सोचते हैं, हाथी कैसे होते हैं, ऐसे इस वीडियो से समझा जा सकता है। ये तस्वीर केरल के कोट्टायम की है। घर के बरामदे पर जिस शख्स का शव रखा है वो एक महावत था, जिसकी 74 साल की उम्र में कैंसर से मौत हो गई। रोते बिलखते परिजनों के बीच अपने महावत के अंतिम दर्शन के लिए हाथी आया तो शांत होकर खड़ा हो गया। अपने पिता के सबसे पसंदीदा हाथी के पार्थिव शरीर के पास आने पर महावत के बेटे खुद पर काबू नहीं रख पाए और वो भी हाथी को पकड़कर उसे सहलाते हुए रो पड़े। दिल को छू लेने वाले इस मौके पर घर वालों का सब्र जवाब दे गया और हर तरफ से रोने की आवाज तेज होने लगी। इस दौरान हाथी शांति से कभी आसपास के लोगों को तो कभी अपने महावत को देखता रहा। कभी सूंड उठाकर वो महावत को छूने की कोशिश करता दिखा तो कभी उन्हें आखिरी विदाई देता नजर आया। उसके बाद वहां मौजूद लोग हाथी को लेकर चले गए। बताया जाता है 60 साल से हाथियों को पाल रहे महावत ओमन चेतन पिछले 25 सालों से हाथी को पाल रहे थे। उनके बारे में बताया जाता है कि ओमन चेतन ने हाथियों को कभी मारा नहीं बल्कि उनसे हमेशा प्यार करते थे। इस हाथी को इसीलिए उनके अंतिम संस्कार से पहले दर्शन के लिए लाया गया। चूंकि इस हाथी और महावत के बीच गहरी दोस्ती थी, इसलिए महावत के अंतिम संस्कार की जगह से हाथी के 20 किलोमीटर दूर होने के बावजूद उसे लाया गया। घर वालों से लेकर गांव वाले शव को शमशान ले जाने से पहले हाथी का इंतजार करते रहे और हाथी के आने के बाद माहौल ऐसा बना कि लोगों की आंखों में आंसू आ गए। कई लोगों ने इस लम्हे को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। इंसान और जानवर का रिश्ता धरती पर सबसे अनोखा है। केरल के इस हाथी और उसके साथी महावत की दोस्ती ने इसको एक बार फिर साबित किया है। यही वजह है कि इलाके के हर व्यक्ति की जुबां पर हाथी और उसके साथी महावत की चर्चा हर जुबां पर है। बिहार के वैशाली में कोरोना अस्पताल के दौरे पर गए तेज प्रताप यादव के सामने मरीज के परिवार वालों ने हंगामा कर दिया। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव वहां अचानक पहुंचे और मरीजों से मिलने जाने लगे। लेकिन इसी बीच एक मरीज के परिवार वाले उनके सामने खड़े हो गए और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताने लगे। तेज प्रताप जब अस्पताल की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, उसी समय एक शख्स उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उन्हें आप बीती सुनाने लगा। इस शख्स के परिवार के एक सदस्य की कोरोना से मौत हो गई थी और उसके परिवार के लोगों के रोने की आवाज वहां गूंज रही थी। उसने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और तेज प्रताप के सामने ही अस्पताल के कर्मचारियों को खरी खोटी सुनाने लगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके तेज प्रताप कोरोना काल में अस्पतालों का हाल जानने निकले थे। वो वैशाली नहीं, हाजीपुर के अस्पताल में भी अचानक पहुंचे, जहां उन्हें मरीजों के वार्ड में गंदगी ही गंदगी दिखी। एक बेड पर गद्दा ही नहीं था, जबकि एक बेड पर एक शख्स और एक बच्चा लेटे हुए नजर आए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में टीकाकरण के ताजा हालात पर समीक्षा बैठक की। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर के मुताबिक इस दौरान अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को वैक्सीनेशन से जुड़ी हर जरूरी जानकारी दी। इस समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री को बताया गया कि देश में फिलहाल कितने टीके हैं और उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को बताया कि सरकार की तरफ से टीका बनाने वाली कंपनियों को नई यूनिट लगाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद भी दी जा रही है। इस समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य कर्मचारियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 18 से 44 साल के लोगों को दिए जा रहे टीकाकरण की जानकारी भी ली। इसके साथ ही पीएम ने राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी की समीक्षा की और इसे कम करने की जरूरत बताई। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में बीजेपी जुट गई। बीजेपी अगले साल पंजाब और यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई। इसी के तहत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह से पार्टी के महासचिवों के साथ 2 दिन तक बैठक करेंगे। इस बैठक में ये तय होगा कि कोरोना के इस दौर में पार्टी की रणनीति कैसी रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की जमानत याचिका पर राजस्थान सरकार से 1 हफ्ते में जवाब मांगा। आसाराम ने अपनी इस याचिका में खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत मांगी। गुजरात में अब 7 जून से सभी सरकारी और निजी दफ्तर 100% स्टाफ के साथ काम कर सकेंगे। कोरोना संकट घटने की वजह से राज्य सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी। यही नहीं, अब सरकारी दफ्तर शनिवार को भी खुले रहेंगे। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले समेत आसपास के इलाकों में तेज बारिश हुई। इससे वहां कई सड़कों पर पानी भर गया और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई में बारिश के मौसम में होने वाली ट्रैफिक की समस्या से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई। इसके लिए MSRDC यानी महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक कंट्रोल रूम बनाया। इस कंट्रोल रूम से वहां के रास्तों पर नजर रखी जाएगी। मुंबई में अगले कुछ दिनों में मानसून के आने की संभावना है। PMC के साथ साथ MSRDC ने भी अपना एक कंट्रोल रूम बनाया है। कंट्रोल रूम है और यहाँ पर ट्रैफिक जो है उस पर नजर रखी जा रही है। बताया गया कि ये कंट्रोल रूम 24 घंटे और हफ्ते में 7 दिन काम करेगा। ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया रोड पे, गड्ढे हो गए या कुछ मतलब ट्रैफिक हो गया, 26420914 पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओडिशा में अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा कसने गई पुलिस के साथ मारपीट की गई। हैरानी की बात यह है कि मारपीट करने वालों में महिलाएं भी शामिल रहीं। एक तो चोरी, ऊपर से जानलेवा सीना जोरी। ऐसी ही तस्वीर उड़ीसा के सड़कों से सामने आई है, जहां पर अवैध शराब का धंधा करने वालों ने आबकारी विभाग की टीम पर हमला कर दिया। घटना भुवनेश्वर के पास की है, जहां जब उन्हें बचाने पुलिस की टीम पहुंची तो उनके ऊपर भी इलाके की महिलाओं ने हमला बोल दिया। यही नहीं, पुलिस की टीम को पूरी तरह घेर कर आरोपी को छुड़ाने की कोशिश में लगी रही ये महिलाएं। जिस आदमी को पुलिस वाले जबरन खींचकर अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भुवनेश्वर के पास भरतपुर में अवैध रूप से शराब का कारोबार करने का आरोप है। अवैध शराब बनाने और बेचने वाले माफिया के खिलाफ आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई शुरू की तो वहां मौजूद भीड़ ने हमला कर दिया। आबकारी विभाग की टीम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। लिहाजा हमला होते ही आनन फानन में पुलिस टीम बुलाई गई। पुलिस वालों ने हालात संभालने की कोशिश की तो अवैध शराब बनाने वालों को बचाने के लिए महिलाएं आगे आ गईं और वो भी पुलिस से भिड़ गईं। इतना ही नहीं, एक महिला ने तो पुलिस से डंडा छीन लिया और उसी से पुलिस वालों को धमकाने लगी। गुस्से में उस महिला ने पुलिस की गाड़ी पर डंडे से हमला कर दिया। इतने हंगामे के बावजूद जब पुलिस आरोपियों को ले जाने की कोशिश करने लगी तो एक महिला पुलिस की गाड़ी के अगले हिस्से पर बैठ गई और आरोपियों को छोड़ने की जिद करने लगी। उसके बाद हालात और बिगड़ गए। पुलिस और आबकारी विभाग के साथ हाथापाई करने वालों ने एक पुलिस वाले को धक्का दे दिया। पुलिस टीम ने किसी तरह वहां से निकलना ही बेहतर समझा, लेकिन पुलिस वाले जैसे ही अपनी बाइक लेकर लौटने लगे तो सबसे ज्यादा हंगामा कर रही महिला एक पुलिसकर्मी को घेर कर उसे रोकने लगी। पुलिस के मुताबिक आबकारी टीम को ये जानकारी मिली थी कि भरतपुर इलाके में अवैध शराब का धंधा चल रहा है। जब टीम वहां छापेमारी के लिए पहुंची तो वहां पर उनके साथियों ने हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस हमले में 5 कर्मचारी घायल हुए हैं, जिनमें 2 महिला कांस्टेबल भी शामिल हैं।
पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये वारदात बताती है कि उस इलाके में शराब का अवैध कारोबार कर रहे लोगों के हौसले कितने बुलंद हैं। पुलिस को पूरे इंतजाम के साथ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी होगी ताकि नशे का कारोबार करने वाले लोग अपने अवैध कारोबार से दूसरों की जिंदगियों को खतरे में न डाल सकें और अपराधियों में भी कानून का खौफ कायम रहे। अवैध शराब का ये धंधा न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जहां पर हर साल देखा जाता है कि ऐसे ही अवैध ठेकों से शराब पीने के बाद कई लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि इसको लेकर के कड़े कानून हैं, प्रावधान हैं, लेकिन बावजूद इसके ग्रामीण इलाकों में ऐसी घटनाएं ज्यादा होती हैं क्योंकि वहां पर आबकारी विभाग और पुलिस की टीमें कम पहुंच पाती हैं। लोगों को ये समझना होगा कि ये न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ का मसला है। समंदर में चीन की बढ़ती चुनौती के बीच भारतीय नौसेना के बेड़े में 6 नई पनडुब्बियों को शामिल किया जाएगा। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने इन 6 हाईटेक पनडुब्बियों को हरी झंडी दिखा दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक हाई लेवल मीटिंग में इन पनडुब्बियों के लिए 43,000 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए। ये सभी पनडुब्बियां स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत देश में ही बनाई जाएंगी। हालांकि ये सभी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां होंगी, लेकिन फिर भी ये काफी हाईटेक होंगी, जिससे दुश्मन के लिए इनका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। विधानसभा चुनाव के बाद कोलकाता में आज टीएमसी के संगठन की पहली बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में ममता बनर्जी समेत टीएमसी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक में आगे होने वाले उपचुनावों पर रणनीति बनेगी, जिसमें कोलकाता की भवानीपुर विधानसभा सीट के लिए होने वाले चुनाव भी शामिल हैं, जहां से ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने की उम्मीद है। इस बैठक में बीजेपी से मुकाबला करने की रणनीति पर भी बात होगी और इसके साथ ही कोरोना से निपटने और जन कल्याण के कामों को जनता तक पहुंचाने के उपायों पर भी बात की जाएगी। उत्तर प्रदेश के गांवों में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अब भी कई लोग अफवाहों की वजह से टीका लगवाने से कतरा रहे हैं और ऐसे लोगों के लिए ही ये मुहिम चलाई जा रही है। इसी कड़ी में गौतम बुद्ध नगर में भी जागरूकता अभियान चलाया गया। वहां दादरी के विधायक तेजपाल नागर ने इसकी कमान संभाली। उन्होंने लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। वैक्सीन लगवाने के साथ साथ अपने आसपास के सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। इसके साथ ही घर घर जाकर लोगों को मास्क भी बांटे गए। लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वहां ढोलक और मंजीरे का भी इस्तेमाल किया गया। दादरी के अलग अलग गांव में इसी तरीके की तस्वीर नजर आती है, जहां पर नुक्कड़ नाटक के जरिए या दूसरी तरीके से, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। इसी तरह की तस्वीरें कई दूसरे इलाकों में भी देखने को मिली। चेन्नई में कस्टम विभाग ने 70 करोड़ की हेरोइन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। चेन्नई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 70 करोड़ की हेरोइन को कस्टम विभाग ने बरामद किया। इस मामले में 2 अफ्रीकी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने एक सूटकेस में नशे की इस खेप को बड़ी बारीकी से छिपा रखा था। दिल्ली के पास नोएडा से पुलिस ने लोन देने के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया, जो फर्जी कॉल सेंटर से लोगों को फोन पर ठगी का शिकार बनाया करता था। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। दिल्ली में बीती शाम आई तेज आंधी में एक पेड़ टूटकर चलती कार पर गिर गया। नरेला इलाके में हुए इस हादसे में कार की छत पूरी तरह से टूट गई, लेकिन राहत की बात ये रही कि हादसे में कार सवार पति पत्नी बच गए। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जस्टिस बी.के. नारायण को राज्य मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष बनाया। जस्टिस बी.के. नारायण इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे, जो पिछले साल जुलाई में अपने पद से रिटायर हुए थे। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने बिहार के समस्तीपुर और हसनपुर में स्वास्थ्य सेवाओं की जांच की और अस्पताल प्रबंधन से वहां दिखी खामियों को दुरुस्त करने को कहा। तेज प्रताप ने इस दौरान नीतीश सरकार पर कोरोना फंड में घोटाला करने का आरोप भी लगाया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पर सवार होकर पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों का विरोध किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने ना तो मास्क पहना था और ना ही एक दूसरे से जरूरी दूरी बना रखी थी। केरल में मानसून की दस्तक के बाद वहां के कई शहरों में तेज बारिश शुरू हो गई। एक दिन पहले ही राज्य में तय वक्त पर मानसून की एंट्री हुई थी।
जिसके बाद कई शहरों में शुरू हुई बारिश से वहां का मौसम सुहाना हो गया, जिसकी एक तस्वीर कोच्चि से सामने आई, जहां तेज हवाओं के साथ जमकर बादल बरसे। मौसम की पहली बारिश ने जहां लोगों को राहत दी, वहीं ट्रैफिक की रफ्तार इसकी वजह से थोड़ी धीमी जरूर पड़ी। कुछ जगहों पर तो इतनी बारिश हुई कि वहां की नदियां पानी से लबालब भर गईं। कोच्चि ही नहीं, कोझिकोड में भी खूब बारिश हुई, इतनी कि पहली बारिश में ही रास्तों पर पानी भर गया। यही नहीं, कई घरों के सामने तो बारिश के पानी ने डेरा जमा लिया। रास्तों पर इक्का दुक्का लोग और कुछ गाड़ियां ही नजर आईं। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में मानसून के पहुंचने का अनुमान जताया। आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा ये और तमिलनाडु का पूरा हिस्सा 2 से 3 दिन तक कवर करेगा। हालांकि बताया गया कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक केरल के लोगों पर बारिश यूं ही मेहरबान रहेगी। पश्चिम बंगाल के हुगली में जिला कमेटी को भंग करने की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष जैसे ही पार्टी के दफ्तर पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने उनका घेराव कर लिया और हंगामा करने लगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लॉकेट चैटर्जी समेत कुछ नेताओं को उनके पद से हटाने और जिला कमेटी को भंग करने की मांग की। हालांकि दिलीप घोष ने कार्यकर्ताओं को कोई जवाब नहीं दिया और वो बैठक करने दफ्तर के अंदर पहुंच गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब वो बाहर निकले तो हंगामा एक बार फिर शुरू हो गया। वहीं पार्टी में अंदरूनी कलह और अपने ऊपर लगे आरोपों से बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने इनकार करते हुए इसे टीएमसी की साजिश करार दिया। चीन के यूनान प्रांत से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां हाथियों के उत्पात ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। परेशानी वाली बात यह कि हाथी शहर में भी घुसे आए, जिनका एक झुंड शहर के पास एक जंगल में मंडराता नजर आया। इनमें एक हाथी ने वहां रखी एक बाल्टी को सूंड से धकेलकर गिरा दिया, लेकिन इससे पहले हाथियों के इस झुंड ने शहर के एक घर में तबाही मचा दी। वहां से सामने आई तस्वीरों में घर के अंदर सब कुछ उल्टा पुल्टा नजर आया। एक तरफ जमीन पर गेहूं बिखरा दिखा तो दूसरी तरफ घर के दरवाजे टूटे पड़े मिले। इतना ही नहीं, कपड़ों से लेकर कई छोटी बड़ी चीजों तक घर का कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं था। बताया जा रहा है कि करीब 15 हाथियों का ये झुंड यूनान के घने जंगलों को छोड़कर रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है और इन्होंने दिन रात चलते हुए लगभग 500 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। इस दौरान इन्होंने करोड़ों की फसलों को नुकसान पहुंचाया। हाथियों के उत्पात से परेशान प्रशासन ने फिलहाल आसपास के आबादी वाले इलाकों में लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी। मुंबई में जीआरपीएफ के जवानों ने ट्रेन से गिरे एक शख्स की जान बचा ली। मुंबई के डॉकयार्ड रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के जवानों ने ट्रेन से गिरे एक शख्स की जान बचा ली। घटना की सीसीटीवी तस्वीरों में दिखा कि जैसे ही ट्रेन चली, उस शख्स ने ट्रेन से उतरने की कोशिश की, जिसमें उसका संतुलन बिगड़ गया और वो प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। लेकिन इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा होता, जीआरपी जवानों ने भागकर उसे पकड़ लिया, जिससे उसकी जान बच गई। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में बीती शाम आई तेज आंधी और बारिश में वहां मौजूद एक पेड़ टूटकर गिर गया। इस घटना में वहां लगे बिजली के तार भी पेड़ की चपेट में आने से टूट गए, जिससे वहां तेज चिंगारी निकलती दिखाई दी। दिल्ली के पास गुरुग्राम में साइबर क्राइम के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग अमेरिकी नागरिकों को फर्जी कॉल सेंटर के जरिए लंबे समय से ठगी का शिकार बना रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने सड़क पर बेहोश पड़े एक शख्स को उठाकर अस्पताल पहुंचाया। बताया गया कि संजीव बालियान का काफिला वहां से गुजर रहा था और इसी दौरान उन्होंने सड़क पर बेहोश पड़े उस आदमी को देखा, जिसके बाद एम्बुलेंस की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। गुजरात के वडोदरा में वन विभाग की टीम ने 12 मगरमच्छों का रेस्क्यू किया। बताया गया कि वहां एक इमारत को बनाने का काम चल रहा था और उसी दौरान इन मगरमच्छों को देखा गया, जिसकी जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम वहां पहुंची और मगरमच्छों को वहां से निकाल कर ले गई। यूपी के बलिया में हथियारों के साथ बर्थडे मनाने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का एक वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें दिखा कि कार की छत पर चढ़ा एक लड़का तलवार से केक काट रहा था। तभी उसके पास मौजूद दूसरा लड़का अवैध पिस्तौल से फायरिंग कर रहा था। बताया जाता है कि इस मंदिर की स्थापना रावण के पिता विशेश्वर ने की थी। रावण भी अपने पिता के साथ भोलेनाथ की आराधना यहीं करता था। रावण ने अपना पहला सिर भी यहीं भोलेनाथ को अर्पित किया था, इसलिए इस मंदिर में हमेशा भीड़ भाड़ रहती है।
सैकड़ों साल पुराना ये मंदिर है दुधेश्वर नाथ का, और गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों में इस मंदिर की बहुत ज्यादा आस्था है इस मंदिर को लेकर, और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। हालांकि लॉकडाउन का वक्त है, तब भी भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और बाहर से दर्शन कर रहे हैं। कोरोना के पहले दौर में इस तरीके का पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है। अब यहाँ पर एक नई चीज यहाँ पर ऐड कर दी गई है। पहले के नियम में था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए, लाइन लगाइए, उचित दूरी करिए, सैनिटाइज होकर आइए, और इसके अलावा जो भी कोरोना प्रोटोकॉल थे उनका पालन करिए। लेकिन अब ये नया नियम ये है कि आपको जो टीका है, टीका लगाना अनिवार्य होगा। टीके की रिपोर्ट, वैक्सीनेशन रिपोर्ट आपको देनी होगी, नहीं तो विशिष्ट परिस्थितियों में 2 दिन पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। अब उत्तर प्रदेश सहित गाजियाबाद में कोरोना का कहर कम होना शुरू हुआ है, तो प्रशासन ने लॉकडाउन में ढील के संकेत दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से कम हो रही है। रिकवरी रेट 95% के करीब पहुंच गया है, लेकिन एक्टिव मरीज अभी भी 1500 से ज्यादा हैं। रोजाना ठीक होने वाले मरीजों का औसत करीब 300 है। चूंकि कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है, इसलिए इस प्राचीन मंदिर के प्रबंधकों ने कोरोना से बचाव के लिए कुछ नियम बनाए हैं, ताकि 8 जून से मंदिर में आम लोगों को दर्शन की छूट मिले तो कोरोना को फैलने का मौका ना मिले। इन नियमों को मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर अहाते में जगह जगह चस्पा किया गया है, ताकि हर किसी को इसकी जानकारी मिल सके। वैक्सीन की अहमियत धार्मिक स्थल पर भी होने लगी है, और मंदिर में प्रवेश के लिए वैक्सीन को जरूरी रखा गया है। दुधेश्वर नाथ मंदिर में पहले ये बोर्ड था, यहाँ पर पहले ये स्टिकर था, अब नया स्टिकर ये लगाया गया है जिसमें लिखा है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है, और उसके साथ 2 दिन पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। तो वैक्सीन यहाँ पर जरूरी रखा गया है इस मंदिर में एंट्री के लिए 8 जून से। कोरोना की पहली लहर के बाद जरा सी लापरवाही ने इसे देश भर में बेकाबू कर दिया, इसलिए दोबारा ऐसी नौबत ना आए, इसे लेकर मंदिर आने वाले भक्तों को भी नए नियमों को लेकर किसी तरह का एतराज नहीं है। ये एक इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर किस तरीके से आप इसको देखते हैं? ये एक बहुत सही एक्शन है और बहुत सही पहल है। ये होना ही चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, बिकॉज बहुत लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को कंपलसरी नहीं ले रहे हैं और यहाँ पे बिना मास्क और ढील बरत रहे हैं। लेकिन इसके बाद मंदिर की इस पहल के बाद बहुत अच्छा काम होगा। 8 जून से मंदिर आने वाले भक्तों को किन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, इसके बारे में जूना अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मंदिर के महंत श्री नारायण गिरी महाराज ने विस्तार से बताया। 8 जून से मंदिर का जो है पूर्ण रूप से खोलने का जो सरकार का जो है पूरा गाइडलाइन है, उस टाइम में जो है इसी परिस्थितियों में कोई भी है बिना उसके जो है प्रमाण पत्र जो इसके पास होगा मोबाइल में दिखाए, ऐसे दिखाए, और कम से कम एक जो है वो डोज ले चुका हुआ वही व्यक्ति को प्रवेश यहाँ पर देंगे, उसके अलावा नहीं देंगे। 8 जून से मंदिर में पूजा के लिए भक्तों को 3 चरणों से होकर गुजरना होगा। नए नियमों के मुताबिक भक्तों को मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही वैक्सीन लगे होने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग तो जरूरी है ही। पहला जो चरण है, दरवाजे पर चेकिंग होगी मोबाइल के जरिए कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है कि नहीं। अब मंदिर में जब भक्तों ने एंट्री कर ली है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके के मार्क बनाए गए हैं इस मंदिर में। ये पहले भी बनाए गए थे, लेकिन अब इनको और ज़्यादा प्रोमिनेंट किया जाएगा, ताकि जो भक्तों की जो दूरी है, जो एंटर कर रहे हैं उधर से, वो बराबर इस गज की दूरी के हिसाब से ये आए। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद भक्तों को सैनिटाइजेशन टनल से होकर गुजरना होगा। बाकायदा ये देखिए सैनिटाइजेशन टनल बनाई है, और इसके बाद अब ये दूसरा जो कदम है, उसके बाद अब यहाँ पर हम मंदिर में दाखिल होते हैं। इसके बाद भक्तों के लिए गर्भगृह तक पहुंचने की राह आसान हो जाएगी, लेकिन गर्भगृह में एक बार में ज्यादा से ज्यादा 5 भक्तों को ही दर्शन की इजाजत होगी। भक्तों को गर्भगृह के अंदर किसी भी चीज को छूने की छूट नहीं होगी। यही नहीं, भक्त किसी भी पुजारी के पास न तो जा सकेंगे
और न ही किसी पंडित के पांव छू सकेंगे। महाराज जी, अब मंदिर में दो तरीके से हम दाखिल हो गए। एक तो वैक्सीनेशन की चेकिंग करा ली और दूसरा सैनिटाइजेशन टनल से हम गुजर गए। अब तीसरी प्रक्रिया क्या होगी? तीसरे ये है कि मंदिर में 5 लोग जाना है एक बार दर्शन करने के लिए। 5 लोग निकलेंगे, उसके बाद में वो दर्शन करके जैसे ही बाहर आएंगे फिर 5 लोगों को हम भेजेंगे और किसी भी मूर्ति का स्पर्श नहीं करना है। जो भी देव मूर्ति है खाली भगवान को जल चढ़ा के फिर भगत को जो है वो बाहर आना है जी। जाहिर है कोरोना जैसी महामारी का दंश झेल चुके लोगों को मंदिर के नियमों को लेकर किसी तरह का मलाल नहीं। मंदिर प्रबंधन को भी उम्मीद है कि इस तरह के नियम से भक्त भगवान के दर्शन भी कर सकेंगे और कोरोना को फैलने से रोकने में भी कामयाबी मिलेगी। नियमों की धज्जियां उड़ाते लोग, भीड़ लगाकर जीने की आदत वाले लोग, लापरवाह लोगों का कोरोना को बुलावा, ऐसे कैसे हारेगा कोरोना? न खुद की फिक्र न दूसरों की जान की परवाह करने वाले लोग कोरोना से